वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 9 मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअल एलिमेंट का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो मैक्रो एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स बच गए उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें तीसरा एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये इसका भी संबंध जो है जो मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है उसके लिए कैल्शियम फास्फोरस की तरह ही इसका नज़दीकी संबंध है मेटाबॉलिज्म से। शरीर में मैग्नीशियम जो है वो लगभग 7% स्केलेटन में और 29% कोमल ऊतकों में, यानी जो कोमल ऊतक होते हैं टिश्यूज़ उनमें 29% और 1% अन्य तरल पदार्थ, जो बॉडी में अन्य तरल पदार्थ होते हैं उसमें 1% होता है, और स्केलेटन में 7% और कोमल टिश्यूज़ में सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है बॉडी के उसमें 29% जो है मैग्नीशियम होता है। और जिस प्रकार से कैल्शियम फास्फोरस जो है अस्थियों और दांतों का मुख्य भाग होता है, उसी तरह से ये भी अस्थि और दांतों का मुख्य भाग है। इसकी एंजाइम्स को सक्रिय करने की अहम भूमिका होती है, यानी एंजाइम जो होते हैं बॉडी के उनको सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। जैसे एंजाइम जो है काइनेज है, एटीपी, एल्कलाइन फॉस्फेट, एनोलेज, ये जो एंजाइम है इनको एक्टिवेट करने के लिए या सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और ये शरीर की डेवलपमेंट यानी वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी मैग्नीशियम जो है शरीर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ज़रूरी मिनरल है। जो न्यूरोमस्कुलर गतिविधि होती है शरीर की, नर्वस सिस्टम और मसल्स के सिस्टम जो गतिविधियां हैं उनके लिए मैग्नीशियम जो है वो बहुत आवश्यक होता है, यानी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी मैग्नीशियम आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए उपापचय मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के लिए, और प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस यानी जैविक संश्लेषण, प्रोटीन का जैविक संश्लेषण, यानी कार्बोहाइड्रेट वसा का तो मेटाबॉलिज्म में जो है आवश्यक होता है। प्रोटीन के जैविक संश्लेषण का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का उत्पादन करना जिससे एनर्जी पैदा होती है, उसे बायोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये प्रोटीन के बायोसिंथेसिस या जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी। और फॉस्फोराइलेशन जो क्रिया है उसमें एटीपी से एडीपी बनाने में काम आता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी बनाने में काम आता है। तो ये इसके काम है मैग्नीशियम के। अब इसके कमी के लक्षण क्या है मैग्नीशियम के? एक तो क्या, मैग्नीशियम कमी से काफ के अंदर छोटे बछड़े जो उसमें मैग्नीशियम टिटेनी हो जाएगी। मैग्नीशियम टिटेनी में क्या, उसमें मसल्स में टिटेनी टाइप यानी स्पाज्म टाइप आते हैं, दौरे पड़ते हैं मसल्स में। लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी इन अडल्ट्स, जो दूध देने वाले गाय हैं या बड़े जानवर हैं उनमें ग्रास टिटेनी या लैक्टेशन टिटेनी बोलते हैं, यानी घास के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है जिससे ये टिटेनी होती है, यानी मैग्नीशियम टिटेनी बोलते हैं, जिसके सिम्टम आपने मेडिसिन में आप पढ़ोगे। मस्कुलर स्पाज्म, यानी मसल्स जो है उसमें स्पाज्म आते हैं, दौरे पड़ते हैं मसल्स में। और मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, यानी मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, जो चलने में दिक्कत होती है पशु को। और कन्वर्जेंस आते हैं, कन्वर्जेंस मतलब पशु को दौरे पड़ते हैं। और श्वसन तंत्र जो है बाधित हो जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें बाधित होता है, बंद हो जाता है रेस्पिरेशन, तो उससे पशु मर सकता है, पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है? इसकी रिक्वायरमेंट रूमिनेंट में है
0.2% ड्राई मैटर का, यानी जो शुष्क पदार्थ है उसके अंदर ये 0.2% होना चाहिए मैग्नीशियम, और नॉन रूमिनेंट में ये 0.05% होना चाहिए ड्राई मैटर का। इसके सप्लीमेंटेशन कैसे इसको पूरा कर सकते हो पशुओं को? एक तो गेहूं का चोकर, यानी गेहूं का छानस जिसे बोलते हैं, उसको आप पशु को खिला सकते हो। पशु का छानस, पशु का गेहूं का चोकर, बिनोला या अळसी की खल, कपाशी की खल या अळसी की खल, और एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो बाज़ार में कैल्सिनाइड मैग्नीसाइट के नाम से उपलब्ध है। कैल्सिनाइड मैग्नीसाइट के नाम से उपलब्ध है, वो पशु को देना चाहिए जिससे इसकी पूर्ति हो सकती है। अब जो नेक्स्ट तत्व है मैक्रो एलिमेंट, वो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन तीनों का काम जो है एक जैसा होने की वजह से इनको एक साथ में अध्ययन करते हैं इनका, यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स, इन तीनों का अध्ययन एक साथ करते हैं, क्योंकि इन तीनों का समान कार्य होता है आहार में। आहार के हिसाब से इन तीनों का कार्य सामान्य है, एक जैसा, इसलिए इन्हें एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये तीनों जो शरीर के बॉडी फ्लूइड्स में और कोमल ऊतकों में भंडारित होते हैं, यानी जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं शरीर के उनमें, प्लस कोमल ऊतक जो सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी के, उनमें ये भंडारित होते हैं। तथा इनके काम क्या क्या? इनके काम ये हैं, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, ये बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी द्रव का, कोई जैसे लिक्विड है, कोई द्रव है, उसका झिल्ली में से, कोई झिल्ली है उसमें से मंद गति से गुजरना, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये जो क्रिया है, इसको जो मेज़र करते हैं, इस क्रिया को, भाई को उसकी टेंडेंसी क्या है गुजरने की, उसको जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये सेल में से, सेल के अंदर जब कोई लिक्विड जाता है, सेल के अंदर द्रव जाता है या सेल से द्रव बाहर निकलता है, तो वो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और उस प्रक्रिया को नापने की क्रिया को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ये तीनों जो एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, यानी एसिड और बेस के इक्विलिब्रियम, यानी उसका बराबर मात्रा में रखते हैं, उसको एसिड बेस को मेंटेन करते हैं। वाटर मेटाबॉलिज्म इन टिश्यूज़, टिश्यूज़ के अंदर वाटर मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करता है। ऑपरेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम्स, यानी जो एंजाइम सिस्टम का ऑपरेशन है, क्रियाकलाप है, उसको करने के लिए भी ये तीनों एलिमेंट आवश्यक है। मस्कुलर कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, मसल्स जो काम करती है, मसल्स में जो क्रिया होती है उसका कंडक्शन यानी उसका संचालन और उसका ट्रांसमिशन, आगे उसको कार्य करने के लिए जो इम्पल्सेस को भेजते हैं, वो कार्य भी इनके द्वारा संपादित होता है। सोडियम जो है वो कोशिका के जो बाहर दो कोशिकाओं के बीच में जो द्रव्य होता है उसका मुख्य भाग है, यानी जो सेल के बाहर जो द्रव्य है उसका मुख्य भाग सोडियम है, और पोटेशियम जो सेल के अंदर द्रव्य है, अंदर का कोशिका द्रव्य है, उसका मेन भाग पोटेशियम है, और इनमें ये अधिक मात्रा में होते हैं। यानी सेल के बाहर जो द्रव्य है उसमें सोडियम अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है, और जो सेल के अंदर जो द्रव्य है उसके अंदर पोटेशियम जो है वो अधिक मात्रा में होता है। क्लोरीन जो है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन का मुख्य भाग है, यानी जो जठर रस स्राव है, यानी पेट का जो रस निकलता है, पेट में जो जठर रस है, यानी जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसका मुख्य भाग है कौन सा? क्लोरीन। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इनकी तीनों की कमी के लक्षण क्या है? अगर ये तीनों शरीर में कम हो जाए तो इनके लक्षण क्या है? उनके लक्षण ये है, अगर सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है शरीर में तो पशु को या इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण जिसे बोलते हैं, पानी की कमी हो जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड अगर कम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड कम हो गया तो ब्लड एल्कलोसिस हो जाएगी, ब्लड में एल्कलोसिस हो जाएगा, ब्लड का एल्कलोसिस हो जाएगा।
और पोटेशियम जो है अगर कम हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। जैसे दूध का उत्पादन है या अंडे का उत्पादन है पशु का, वो कम हो जाएगा। और पशु जो है इनकी कमी हो जाएगी। अगर तीनों में से किसी का तो पशु कमज़ोर हो जाएगा। इनके जो सप्लीमेंटेशन है, यानी अगर ये शरीर में कम हो जाए तो आप इनको पूर्ति कैसे कर सकते हो। अगर मान लो पोटेशियम कम हो जाए शरीर में, तो अनाज के दाने यानी ग्रेन जो है, ग्रेन आपको कई बार होता है, ग्रेन कौन से होते हैं, अनाज के दाने खिलाओ पशु को, दाना खिलाओ पशु को। साधारण खाद्य पदार्थ से जो साधारण खाद्य पदार्थ पशुओं को देते हैं उनमें भी इनकी पूर्ति पोटेशियम की हो जाएगी। सोडियम और क्लोरीन जो है इनकी पूर्ति के लिए साधारण नमक खिलाना चाहिए पशु। इसीलिए कहते हैं कि पशु को हमेशा, दूध देने वाले पशु को 1 मुट्ठी नमक हमेशा पानी में पिलाओ या उसके चारे में मिलाओ, तो उससे सोडियम और क्लोरीन की कमी नहीं होगी। और बाह्य रूप में सोडियम क्लोराइड को अगर देना हो शरीर में पशु को भी, तो ये तो आप खिला सकते हो। लेकिन अगर वैसे देना चाहो आप, तो इसके सोडियम क्लोराइड के विभिन्न सांद्रता में, यानी सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन के रूप में डिस्टिल वाटर में घोल के और IV दे सकते हो आप इसको। इसमें 7वां जो एलिमेंट है मैक्रो एलिमेंट्स में, वो है सल्फर। सल्फर किन किन का संघटक होता है, यानी किस किस चीज़ में सल्फर मिलता है शरीर में। तो एक तो विटामिन B1 जो है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन है, उसमें सल्फर उसका कंपोनेंट होता है विटामिन B1 का। और विटामिन H जो है वो है बायोटीन विटामिन बायोटीन, उसमें भी सल्फर होता है। सिस्टीन एमिनो एसिड, और इनमें भी सल्फर, इनका मतलब कंपोनेंट है सल्फर इनका। और मिथ्योनिन, इंसुलिन, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम A और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये उपस्थिति यानी कार्टिलेज बनाने में काम आता है। तो इन सभी में सल्फर होता है। और रक्त में भी अल्प मात्रा में सल्फर पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। जो रूमन में सूक्ष्म जीव होते हैं, रूमन में माइक्रोफ्लोरा जिसे बोलते हैं, रूमन में जो भोजन के डाइजेशन में काम आते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी प्रोटीन संश्लेषण करने में, यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण है या प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, उसके संश्लेषण को सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, जैसे रूमन में। तो उस रूमन सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये सल्फर आवश्यक है। और सल्फर जो है शरीर के उत्तक जैसे ऊन है, बाल है, खुर आदि के निर्माण में भी आवश्यक होता है। यानी ये जो चीज़ें खुर, ऊन और बाल, ये चीज़ें जो इनको बढ़ने के लिए भी, यानी इनके निर्माण के लिए भी सल्फर शरीर में आवश्यक है। और ऊन में सल्फर 4% होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कल को अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ऊन में सल्फर कितने प्रतिशत होता है। तो ऊन में सल्फर 4% होता है। अब इस मोलिब्डेनम जो है उसकी विषाक्तता हो जाए, अगर मोलिब्डेनम अगर ज़्यादा दे दिया जाए पशु को और उसमें टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसकी विषाक्तता को कम करने के लिए सल्फर जो है वो दिया जाता है, सल्फर उसमें दिया जाता है, यानी इसका एंटीडोट है ये। अब इसकी कमी के लक्षण क्या है। एक तो रूमन में लैक्टिक एसिड अधिक बनेगा। अगर मान लो सल्फर बॉडी में कम है पशु के या चारे में कम है, तो रूमन में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा। और मेटाबॉलिज्म के दौरान ऊर्जा उत्पादन कम होगी। ऊर्जा उत्पादन मेटाबॉलिज्म से होती है, तो वो अगर सल्फर नहीं है शरीर में, तो वो उत्पादन, उसका ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। जो रूमिनेट्स हैं, यानी जुगाली करने वाले पशु है, उनमें अगर सल्फर की कमी है तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, उसका सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा। और भेड़ों में ऊन का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि ऊन में 4% सल्फर होता है। आवश्यकता इसकी कितनी है रूमिनेंट्स में? इसकी आवश्यकता है 0.1% ऑफ ड्राई मैटर, यानी जो ड्राई मैटर है उसका 0.1% जो है ना, ये सल्फर होना चाहिए। इसकी सप्लीमेंटेशन के लिए क्या करोगे? सप्लीमेंटेशन कैसे पूरा करोगे इसको पूरा करने के लिए मीट मील या फिश मील, ये मतलब मच्छी से बाई प्रोडक्ट से मील बनाते हैं पशुओं के लिए, खाने का मटेरियल बनाते हैं, उसको फिश मील और मीट मील बोलते हैं। ब्लड मील, जो ब्लड से मील बनाते हैं
खाने वाला खाने का भोजन जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो रेडीमेड फीड होता है ना, वैसे ब्लड के जो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें ब्लड मील बनाते हैं जो पशुओं को देते हैं खिलाने में। ऑयल केक्स जो जिनसे तेल निकाल लेते हैं और उनकी जो केक बनती है यानी जो खड़ बनती है उसमें भी ये मिलते हैं। सोडियम सल्फेट जो है उसमें भी सल्फ़र होता है। तो ये चीज़ें जो है ना आप पशुओं को दे सकते हो जिससे सल्फ़र की पूर्ति हो जाएगी। तो ये आज हमने मैक्रो एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। कल हम माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी माइक्रो मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।